अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक नंबर 1.1 करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप लोगों को पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कभी कंप्लीट नहीं होता और फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करें, उन रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते और इन्हें दो हाफ एरो हेडिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक एरो यूं हाफ। ये हाफ जो दो एरो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में बहुत जल्द मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, डिफरेंस समझाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ जो बुक में मौजूद है, लेकिन मैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी समझाऊंगा। तो आपने याद रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो प्रोसीड करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस में। तो वो केमिकल रिएक्शंस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे अगर आप आइस को मेल्ट करें तो वो वाटर बन जाएगा, और अगर आप वाटर को फ्रीज करें तो वो आइस बन जाएगा। तो वाटर आइस में भी वाटर जो है वो हीट करने से लिक्विड में चेंज हो सकता है। वाटर जो है, यहाँ देखें आप, तो आप देखेंगे जब वाटर जो है, जब हम इसको हीट करेंगे, इसको हम फ्रीज करेंगे तो ये आइस बन जाएगा, और जब इस आइस को हम हीट करेंगे तो ये वाटर बन जाएगा। फिर हम इस वाटर को जब फ्रीज करेंगे तो ये आइस बन जाएगा, और जब हम इस आइस को हीट करेंगे तो ये वाटर बन जाएगा। तो ये मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो दो डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, आप कहेंगे वो केमिकल रिएक्शंस तो रिवर्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं। सही है, ये मैंने आपको इसकी मिसाल भी समझा दी, एग्जाम्पल भी समझा दी। अब चलते हैं हम आगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखें, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। कह रहा है केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज होता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट हमारे पास होता है। सही है ना। तो केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ें, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। और इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है एरो से। तो यानी ये हुआ कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये सेपरेट किए जाते हैं एरो से, के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेपरेट किए जाते हैं एरो से। जैसे ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें देखें जो एरो से पहले है ये रिएक्टेंट है, जो एरो के बाद है ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेपरेटेड हैं हमारे पास इस एरो से। तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, और दोनों जो हैं वो एरो से सेपरेटेड किए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखें, हम जो टाइप ऑफ रिएक्शन बताते हैं वो बताते हैं एरो की बुनियाद पर, कि एरो कौन सा है। जो एरो होता है हमें तो टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो हम एरो से बताते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन है एरो को देखकर। अगर सिंगल एरो हो, इस तरह का एरो हो, सिंगल हेडेड एरो कहा जाता है इसको। अगर केमिकल इक्वेशन में सिंगल हेडेड एरो मौजूद हो तो आप कहेंगे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप कैसे पहचानेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप पहचानेंगे सिंगल हेडेड एरो से। तो अगर केमिकल इक्वेशन में सिंगल हेडेड एरो लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर केमिकल रिएक्शन में सिंगल हेडेड एरो के बजाय डबल हाफ हेडेड एरो, एक ये और एक ये, इसे कहा जाता है डबल हाफ हेडेड एरो। जो ये बना हुआ डबल हाफ हेडेड एरो अगर आपको इक्वेशन में मिल जाए तो आप कहेंगे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई करते हैं एरो की बुनियाद पर। अगर एरो सिंगल हेडेड है तो आप कहेंगे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर एरो डबल हाफ हेडेड है तो आप कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है ये कर देना, ये एरो है तो आप कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ये एरो है, ये वाला एरो है, तो आप कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। इस एरो को देखकर इरिवर्सिबल रिएक्शन, इस एरो को देखकर रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सिंगल एरो है, ये डबल हाफ हेडेड एरो है। याद आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब जो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें डबल हाफ हेडेड एरो होते हैं। जब डबल हाफ हेडेड एरो होते हैं तो मतलब इसमें दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। एक तो आपको न्यू नज़र आ रहा है, एक का आपको जो हाफ एरो का हेडेड नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है राइट पर, और एक आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट में। एक राइट पर और एक लेफ़्ट में। जैसे ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये राइट पर नज़र आ रहा है, और ये जो नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट पर नज़र आ रहा है। दोनों हाफ हेडेड एरो हैं, एक राइट की तरफ मुँह है, एक लेफ़्ट की तरफ मुँह है। तो जो राइट की तरफ मुँह है ये शो करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को। किसको? फॉरवर्ड रिएक्शन को। और जो लेफ़्ट की तरफ है ये शो करता है रिवर्स रिएक्शन को, जिसे बैकवर्ड रिएक्शन भी कहा जाता है, रिवर्स रिएक्शन को। तो यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में डबल हाफ हेडेड एरो होते हैं। एक एरो टूवर्ड्स राइट होता है उसका हेड, और एक का हेड टूवर्ड्स लेफ्ट होता है। जिसका हेड टूवर्ड्स राइट होता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है, जिसका हेड टूवर्ड्स रिवर्स होता है वो रिवर्स रिएक्शन को शो करता है, लेफ्ट जिसका होता है। तो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई कि अगर न्यू एरो बना हुआ है
तो आप समझ जाएंगे ये वाला एरो शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये वाला शो कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। सही है। अच्छा, बुक ने इसको यूँ बनाया हुआ है तो आप यूँ भी बना सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन यहाँ खुद वो कह रहा है हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो, तो हाफ बनाना पड़ेंगे आपको, लेकिन किताब ने इसको फुल बनाया हुआ है, सिंगल हेडेड। अच्छा, आगे आप देखें क्या कह रहा है। आगे आगे आपको एग्जाम्पल दे दिया उसने। सही है। कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने रिएक्शन किया और अमोनिया बना दिया। 1 मोल नाइट्रोजन ने, 3 मोल हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया और 2 मोल अमोनिया बना दिया। अब देखें इसका जो एरो है, अगर आप एरो देखें इसका, तो आपको ये जो एरो नज़र आएगा ये टूवर्ड्स राइट है। तो जब ये टूवर्ड्स राइट है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को। किसको? फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि टूवर्ड्स राइट है, हेड कहाँ पर है? टूवर्ड्स राइट पर है। और अगर आप दूसरी इक्वेशन देखें तो इसका जो हेड है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो जो टूवर्ड्स लेफ्ट है इसे कहा जाता है रिवर्स रिएक्शन। तो पहले वाली जो इक्वेशन लिखी है इसमें इन्होंने आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन बताया, दूसरी इक्वेशन जो लिखी है इसमें आपको उन्होंने रिवर्स रिएक्शन बताया। आपने कैसा आइडेंटिफाई किया? आपने एरो देख के आइडेंटिफाई किया। ये जो एरो है ये राइट की तरफ था तो आपने कहा ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये जो एरो है ये लेफ़्ट की तरफ था, आपने कहा ये रिवर्स रिएक्शन है। इन्होंने फुल एरो बनाया हुआ है, आपने हाफ एरो बनाना होता है। जबकि सिंगल ये एरो जो रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है ए रिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, व्हेन बोथ ऑफ दिस रिएक्शंस आर रिटन टुगेदर हैज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखें दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख दिया। अब देखें ऊपर एक एरो बना है, नीचे एक एरो बना है। अच्छा, जो एरो ऊपर बना हुआ है वो शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि राइट तरफ इसका हेड है। और जो नीचे बना है वो शो कर रहा है रिवर्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ हेड है। तो आपने इससे पहचानना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कैसे हो रहे हैं और किस तरह होते हैं। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक टूवर्ड्स लेफ़्ट टू राइट हो रहा होता है और एक राइट टू लेफ़्ट हो रहा होता है। लेफ़्ट जो राइट हो रहा होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और जो राइट टू लेफ़्ट हो रहा होता है वो रिवर्स रिएक्शन होता है। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो 2 डायरेक्शंस में होते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं। अब ये आपको बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, बराबर हो जाना। जैसे आपने तराजू देखा है, तराजू में आपने जब बराबर कर देते हैं तो आप कहते हैं ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। किस हालत में है? इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। जब दोनों क्या आ जाएं, दोनों एक बराबर आ जाए, दोनों का लेवल बराबर आ जाए तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। क्या मतलब होता है? बैलेंस। अब कह रहा है कि रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। रिएक्शंस डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। कैसे? शुरू में रिएक्टेंट की जो मकदार होगी वो ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो प्रोडक्ट का रेट की फॉर्मेशन होगी वो भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो जब रिएक्टेंट ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हायर होगी। तो शुरू में बिगनिंग में रिएक्टेंट फास्ट होगा, बिगनिंग में रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिएक्टेंट की मकदार ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट की मकदार ज़्यादा होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होने की वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हायर होगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज़ होता रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्टेंट भी डिक्रीज़ होता रहेगा, और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज़ होती रहेगी।
शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही थी। वक्त गुजरता गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कम होती रहेगी, यानी कि डिक्रीज़ होती रहेगी। अब एक ख़ास वक्त आएगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। एक वक्त आएगा जिसमें रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। उस स्टेट को, उस कंडीशन को जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, आप कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर हो जाएगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की कंसंट्रेशन की। इस स्टेट को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। इस स्टेट को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, यानी कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, हम उस स्टेट को कहा जाता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना। तो इसमें होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए। आगे चलते हैं हम। अब देखें ज़रा, कह रहा है कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। सही है। अब नीचे आपको ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आपको कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है जो कि दोनों की कंसंट्रेशन को शो करेगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। ज़रा देखें आप, अगर आप देखें तो ये जो आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये वाली चीज़ आपको टाइम दी हुई है मिनट्स के अंदर, ये आपको कंसंट्रेशन दी हुई है। टाइम को मिनट्स में लिया हुआ है, कंसंट्रेशन को मोल पर डिलियम क्यूब में लिया हुआ है। ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये आपके पास रिएक्टेंस है, ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है ये आपके पास प्रोडक्ट है। ब्लू वाला आपके पास पर्पल कह दो या ब्लू कह दो, आपको रिएक्टेंस है, रेड वाला आपके पास प्रोडक्ट है। सही है। अब हो क्या रहा है देखें, यहाँ से रिएक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ से ज़ीरो से शुरू हो रहा है, मतलब शुरू में तो पता है कुछ भी नहीं होगा रिएक्शन। यहाँ से रिएक्शन शुरू हो रहा है, शुरू होते 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 जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। प्रोडक्ट भर रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। तो हाँ, ये ऊपर वाला जो है ये रिएक्टेंट, माजरत करता हूँ मैं, ये ऊपर वाला प्रोडक्ट है, नीचे वाला रिएक्टेंट है। ऊपर वाला ब्लू वाला प्रोडक्ट है, रेड वाला रिएक्टेंट, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट ज़ीरो नहीं होगा, शुरू में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। शुरू में रिएक्टेंट हायर होगा, प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। रिएक्टेंट कम होता रहेगा, डिक्रीज़ होता रहेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता रहेगा। तो जो पर्पल वाला है, जो ब्लू वाला है, ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, और जो रेड वाला है ये रिएक्टेंट को शो कर रहा है।
शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। तो रिएक्टेंट कम होता रहेगा, प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, दोनों रिएक्शन करते रहेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। जो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को कहा गया है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है रेट से, इस पॉइंट पर दोनों जो हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट कंटिन्यू रहेगी। क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। ये था आपके पास ग्राफ जिसमें मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन हो कैसा रहा है। यहाँ आपको उन्होंने मिसाल भी दी है, मिसाल आप देख लें। इक्विलिब्रियम रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडाइड का दिया है क्लोज कंटेनर के अंदर। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर के अंदर होता है। स्टार्ट में जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन होगी, है ना, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और आयोडीन बन एंड आफ्टर दैट द कंसंट्रेशन डिक्रीज ऑफ हैज हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। तो फिर वक्त बनता जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता रहेगा और हाइड्रोजन और आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज होता रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनते रहेंगे, है ना, और फिर रिवर्स रिएक्शन भी हो जाएगा आपके पास। ये आप देख लें, इतना अहम बात नहीं है। अच्छा, फिर कह रहा है कि देयर इज़ नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस although both forward and reverse reactions are occurring. The reaction has not stopped but reached dynamic equilibrium. कह रहे कि अगर हम ऑब्जर्वेबल देखें तो इसमें कोई तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होगा, दोनों रेट इक्वल रेट से चल रहे होंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रही होगी। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिएक्शन रुक चुका है, ये रिएक्शन रुका हुआ है, जबकि ये रिएक्शन रुका हुआ नहीं होगा, बल्कि ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे होगा। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है ना, वो डायनेमिक इन नेचर होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो नेचर होती है वो डायनामिक इन नेचर होती है, यानी कि वो स्टैटिक नहीं होती, रुकी भी नहीं होती। तो डायनामिक की नेचर कैसी होती है? केमिकल इक्विलिब्रियम की नेचर कैसे होती है? केमिकल इक्विलिब्रियम की नेचर डायनामिक नेचर की होती है, स्टैटिक नहीं होती। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक रिएक्शन बता दिया। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ कि रिवर्सिबल हेडिंग को, कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, तो कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं एक ही टाइम पर, उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है और ये क्लोज कंटेनर के अंदर होते हैं। इन्हें हम डबल हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो जो इक्विलिब्रियम होता है उसे कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए तो हम उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये स्टॉप हो चुका है, ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, जबकि ये स्टैटिक नहीं होता बल्कि ये डायनामिक इन नेचर होता है। ये था टॉपिक जो मैंने आपको समरी बता दी कि रिवर्स रिएक्शन और डायनेमिक रिएक्शंस क्या होते हैं। रिवर्स रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में बहुत जल्द मेरा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो रिवर्स रिएक्शन को आपको एक और मौका मिलेगा समझने का। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक रिवर्सिबल रिएक्शन से है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं मिलता। सही है। डायनामिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया आपको कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है, वो स्टेट जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, इस स्टेट को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। सही है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ।
फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मैं उस सवाल का आपको जवाब दूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में, ताकि इस चैनल को प्रमोट हो सके और मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।